अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी ग्रेड 12 बायोलॉजी कोर्स शुरू किया है। जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन या चैप्टर नंबर 14 यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इस वाले चैप्टर में ये हमारा तकरीबन सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक और लेक्चर है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर में हमने दो टॉपिक्स डिस्कस करने होंगे। एक हमने किडनी फेलियर डिस्कस करना है कि किडनी फेलियर क्या होता है, कैसे होता है एंड सो ऑन। और इसके बाद हमने इसी लेक्चर में डायलिसिस के हवाले से डिस्कस करना है कि डायलिसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके टाइप्स क्या है, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके डायग्राम्स और नोट्स में आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके बाद फिर ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें मसला नहीं होगा। देखते ही बुक के अंदर यहाँ पर इन टॉपिक्स के अंदर क्या डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि किडनी फेलियर या रेनल फेलियर इज़ अ कंडीशन इन विच द किडनीज lose their ability to filter waste from the blood and regulate fluid and salt balance in the body। लिखा है किडनी फेलियर या रेनल फेलियर एक ऐसे कंडीशन को बोलते हैं जिसमें किडनीज क्या करना बंद कर देते हैं, ब्लड को फिल्टर करना बंद कर देते हैं, ब्लड के अंदर से वेस्ट रिमूव करना ख़त्म कर देते हैं। या तो आप लोग कंसिडर करेंगे कि कम्प्लीटली ब्लड को फिल्टर करना ख़त्म कर देते हैं या पार्शियली ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देते हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि ब्लड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिक्रीज़ हो जाएगा या कम हो जाएगा तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो साल्ट बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर कि किडनीज बॉडी के अंदर जो फ्लूइड एंड साल्ट बैलेंस है, ऑस्मो रेगुलेशन है, वो भी नहीं कर सकते। सो इस वाले लाइन का मतलब है कि एक्सक्रीशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगा और इस वाले लाइन का मतलब है कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो किडनीज नॉर्मली फंक्शन नहीं कर सकते। इट हैज़ टू टाइप्स। यू नीड टू रिमेंबर किडनी फेलियर या रेनल फेलियर के दो टाइप्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर डेवलप ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इज इरिवर्सिबल। मैंने आप लोगों को बताया है कि कॉमनली जो भी क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं वो ज़्यादा ड्यूरेशन में डेवलप होते हैं, लॉन्गर पीरियड में डेवलप होते हैं और वो अक्सर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इन्होंने भी यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि क्रॉनिक किडनी फेलियर ज़्यादा ड्यूरेशन में डेवलप हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ एज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स्ट होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये वर्स्ट होता जा रहा है एज के साथ या टाइम के साथ, तो फिर इसको रिकवर करना हमारे लिए क्या होता है, मुश्किल होता है। तो क्रॉनिक में आप लोग यही दो बातें याद रखेंगे कि एक लॉन्गर पीरियड में डेवलप होता है और दूसरा आप लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कंट्रोल करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। इट इज़ ऑफन काज्ड बाय कंडीशन लाइक डायबिटीज़। ये क्यों हो रहा होता है, लॉन्गर पीरियड में ये कैसे काज हो रहा होता है? तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि इसका जो काज है वो शुगर है। यू नीड टू रिमेंबर कि जिन लोगों का भी शुगर लेवल हाई होता है, स्लो एंड ग्रेजुअली उनके किडनीज डैमेज हो रहे होते हैं, उनके किडनीज डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। दूसरा जो रीज़न है वो है हाइपरटेंशन या जिसको आप लोग हाई ब्लड प्रेशर नाम देते हैं। ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। हर घर में कोई ना कोई पेशेंट शुगर एंड हाइपरटेंशन का होता है। तो अगर इन केस हमारे पास ऐसे पेशेंट हो तो हम उनको यही बताएंगे कि उन्होंने अपने किडनीज पे नज़र रखनी है, क्योंकि ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम स्लो एंड ग्रेजुअली किडनीज को हार्म कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। जो तीसरा रीज़न डिस्कस किया है वो किडनी डिजीज़ है। किडनी डिजीज़ में कुछ भी हो सकता है। किडनीज में कोई इन्फेक्शन अगर हुआ है या ग्लोमेरुलस में कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन अगर हुआ है, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अगर इनकेस वहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हो तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और इसको रिकवर करना हमारे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाता है,
ये परमानेंट डैमेज होता है, इसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। Acute kidney failure occurs suddenly and often resolves with treatment. एक्यूट प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया है कि ये इंस्टेंटली डेवलप होते हैं, क्विक डेवलप होते हैं। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है एक्यूट किडनी फेलियर, ये भी क्विकली डेवलप होता है, सडनली डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी इस एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई इंजरी अकर हो जाए टू किडनी, तो उसकी वजह से एक्यूट किडनी फेलियर अकर हो सकता है। सम केसेस में हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह वहाँ पर वो नहीं रिकवर कर सकते, लेकिन चांसेस है कि हम यहाँ पर इंजरी वगैरह को कंट्रोल कर ले और एक्यूट किडनी फेलियर को हम रिवर्सिबल कर दे, इसको कंट्रोल कर दे। क्योंकि किडनीज वैसे भी हेल्दी है, किसी रीज़न की वजह से वो क्या हो गए हैं, क्विकली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। क्यों काज होता है? इट मे बी काज ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन। तो अगर इन केस हम इन्फेक्शन को क्विक ट्रीट कर दे एंटीबायोटिक्स वगैरह की मदद से, तो फिर वो प्रॉब्लम ट्रीट हो सकता है। ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक्ट, अगर इन केस सपोज करते हैं फॉर वाइल किडनी स्टोन की वजह से किडनीज ब्लॉक हो गए हैं, तो अगर हम किडनी स्टोन को रिमूव कर देते हैं तो देयर आर चांसेस कि किडनीज फंक्शनल हो जाए। ब्लेडर का कैंसर है या प्रोस्टेट का कैंसर है, उसके इनलार्जमेंट की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो अगर उन प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट कर दे तो किडनीज तो हेल्दी है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिसिन के यूज़ की वजह से भी हो सकता है, नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको बोलते हैं, एस्प्रिन और इसमें इवन आइब्रोफेन वगैरह, पैरास्टामोल भी इसमें आते हैं। तो इन मेडिकेशंस का यूज़ अगर हम कम कर दे, ख़त्म कर दे, तो चांसेस है कि किडनीज जो है वो स्लो डाउन हो जाए, वो फंक्शन करना शुरू कर दे अपना। वोमिटिंग एंड डायरिया, आप लोग याद रखेंगे कि ये दोनों के दोनों साल्ट और वाटर का इम्बैलेंस काज कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, तो ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकते हैं। इवन स्वेटिंग भी आप लोग डिस्कस करेंगे कि सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्वेटिंग के फॉर्म में बहुत सारा वाटर लॉस हो रहा है और आप हाइड्रेशन का ख्याल नहीं रखते, तो स्वेटिंग की वजह से भी प्रॉब्लम काज हो सकता है। और अगर इनकी इस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई क्लॉट वगैरह बना है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम काज हो सकता है। आगे डिस्कस किया है कि इसको करेक्ट करने के लिए रेनल फेलियर अगर इनकी इस मुसलसल रहे तो हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है और वो है डायलिसिस। हमें फिर डायलिसिस की तरफ जाना होगा। अगर इनकी इस किडनी फेलियर अकर हो तो हमारे पास यही एक ही आर्टिफिशियल तरीका है, उसको हम रेनल डायलिसिस बोलते हैं। चूंकि पर्सन के किडनीज फेल हो चुके हैं, हमारे पास अब एक ही आर्टिफिशियल तरीका रहता है और वो होता है डायलिसिस। तो हम आगे देखते हैं और इसी लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि डायलिसिस क्या होता है और ये आर्टिफिशियली ब्लड को कैसे क्लीन कर रहा होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि डायलिसिस हम दो डिफरेंट तरीक़ों से कर रहे होते हैं। अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि डायलिसिस होता क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम आर्टिफिशियली ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं, ब्लड को क्लीन कर रहे होते हैं, क्योंकि पर्सन के जो किडनीज है वो फेल हो गए हैं। दो तरीक़ों से हम डायलिसिस प्रोसेस कर सकते हैं, उसमें से एक को हम बोलते हैं हेमोडायलिसिस और दूसरे को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस हम इसी पेज पे पढ़ लेते हैं और पेरिटोनियल डायलिसिस हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैंने हेमोडायलिसिस के हवाले से लिखा है कि इन हेमोडायलिसिस द वेस्ट आर रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग द ब्लड आउटसाइड द बॉडी थ्रू एन इक्विपमेंट कॉल्ड डायलाइजर। लिखा है कि हेमोडायलिसिस में ऐसा होता है कि पर्सन के बॉडी से ब्लड जो है वो आउटसाइड की तरफ सर्कुलेट हो जाता है, ब्लड बाहर की तरफ आएगा। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, ट्यूब्स की मदद से ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा है
और वो ब्लड एक इक्विपमेंट या मशीन के अंदर से हम पास करके क्लीन कर रहे होते हैं। उस इक्विपमेंट या मशीन को हम डायलाइज़र बोलते हैं। इस सेंटेंस को आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर इस वाले पिक्चर को गौर से देख ले। यहाँ पर हमारे पास पेशेंट मौजूद है। पेशेंट के ब्लड वेसल के साथ या आर्म के साथ आप लोग देख ले, यहाँ पर हमने एक ट्यूब कनेक्ट कर दिया है। इस ट्यूब को अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो एक ट्यूब के अंदर यहाँ पर ब्लड ट्रेवल करके आ रहा होता है और यहाँ ट्रेवल करते करते आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस मशीन के अंदर एंटर हो जाता है। इस मशीन को हम नाम देते हैं डायलाइज़र मशीन। इस डायलाइज़र मशीन में आप लोग डिस्कस करेंगे कि इस पर्सन का ब्लड क्लीन हो जाता है और क्लीन ब्लड आप लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर रिटर्न होके वापस बॉडी की तरफ क्या है चला जाता है। तो वहाँ पर जो सेंटेंस में लिखा था कि ब्लड बॉडी से बाहर आके सर्कुलेट होता है, मशीन के अंदर क्लीन होता है, डायलाइज़र मशीन के अंदर फिल्टर होता है और फिर वो बॉडी की तरफ क्या हो रहा होता है, रिटर्न हो रहा होता है। तो ये वो फर्स्ट सेंटेंस को मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। इस इक्विपमेंट में ऐसा क्या होता है कि ये ब्लड को क्लीन करता है। दिस इक्विपमेंट इज अ टाइप ऑफ फिल्टर एंड कंटेन अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेड ऑफ सेल्यूलोज। अगर आप लोग इस मशीन के अंदर देखेंगे तो इस मशीन के अंदर यहाँ पर एक ऐसे मेम्ब्रेन का नेटवर्क मौजूद होता है जो यहाँ पर आप लोगों को रेड लाइंस के फॉर्म में नज़र आ रहा है। ये मेम्ब्रेन का नेटवर्क असल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होते हैं और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन से बने होते हैं या इसको सेलोफेन मेम्ब्रेन कहा जाता है। जिस तरह आप लोग फिल्टर पेपर देखते हैं, बिल्कुल फिल्टर पेपर लाइक मटेरियल होता है जो कि सेल्यूलोज से बना होगा। ये वाले जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर अभी ब्लड ने फिल्टर होना है। ब्लड ने कैसे फिल्टर होना है वो मैकेनिज्म अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इन दिस ट्रीटमेंट अ कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू एन आर्टरी यूजुअली इन द आर्म। लिखा है कि इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में हम ऐसा करते हैं कि एक ब्लड वेसल के अंदर एक कैथेटर हम इंसर्ट कर देते हैं। सो ये आप लोगों को आर्म नज़र आ रहा है और इस आर्म के अंदर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर ये वाला एक कैथेटर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। ये कैथेटर इस केस में हमने आर्टरी के अंदर क्या कर दिया है, इंसर्ट कर दिया है। द ब्लड इज देन सर्कुलेटेड थ्रू डायलाइजर विच ऑल्सो कंटेन्स स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड डायलिजेट। लिखा है कि इस कैथेटर की मदद से ब्लड बाहर की तरफ आता है। ये देख लो, यहाँ पर ब्लड यहाँ आता है और ये ब्लड सारे का सारा इस डायलाइजर मशीन के अंदर चला जाता है। इस डायलाइजर मशीन के अंदर जब ब्लड आता है तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि ब्लड इन सेलोफेन मेम्ब्रेन में या जो सेल्यूलोज के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ट्यूब्स है, उसके अंदर ट्रेवल कर रहा होता है और इस ब्लड के अराउंड यहाँ पर एक बहुत सारा फ्लूइड्स फ्लो कर रहा होता है। उस फ्लूइड को हम नाम देते हैं डायलिजेट। तो डायलिजेट अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ये क्या है, ये एक स्पेशल फ्लूइड है, तो ब्लड वहाँ पर कैथेटर में यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है और ब्लड के अराउंड आप लोग डिस्कस करेंगे कि इर्द गिर्द यहाँ पर डायलिजेट मूवमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग इस डायग्राम में देखेंगे तो ये वाला आप लोगों को प्रेशर सिस्टम नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर इस फ्लूइड को पुश कर रहा होता है जिसको हम डायलिजेट बोलते हैं। ये फ्रेश डायलिजेट है। ये फ्रेश डायलिजेट यहाँ पर जा रहा है, इस टेम्परेचर बाथ के अंदर थोड़ी देर के लिए सर्कुलेट होता है। इस वजह से सर्कुलेट होता है ताकि इसका टेम्परेचर ब्लड के अकॉर्डिंग हो और ये डायलिजेट यहाँ पर इंटर हो जाएगा इस वाले ट्यूब के अंदर। तो ऊपर से ब्लड आ रहा होता है और नीचे से यहाँ पर ये जो डायलिजेट फ्लूइड है ये जा रहा होता है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते क्योंकि जो ब्लड है वो यहाँ पर इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या कर रहा होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। आगे डिस्कस किया है कि एज द ब्लड पासिस थ्रू द डायलाइजर द डायलिजेट अट्रैक्ट द वेस्ट। आप लोग देख ले, इस पर्सन के किडनीज चूंकि फेल हो गए हैं तो यहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मौजूद होगा, यूरिया मौजूद होगा। जैसे ही ये ब्लड यहाँ पर इस डायलाइजर के अंदर
इन ट्यूब्यूल्स के अंदर या सिलोफेन मेम्ब्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है, तो ब्लड में जितना भी वेस्ट होता है वो डायलिजेट के अंदर वो जो येलो कलर का फ्लूइड यहाँ से ऊपर जा रहा है उसमें निकलना शुरू हो जाता है। इसी वजह से लिखा है कि जब भी ब्लड डायलाइजर में पास हो रहा है तो जो डायलिजेट होता है, जो फ्लूइड होता है, उसकी तरफ वेस्ट आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, वेस्ट भी आ रहा है, एक्स्ट्रा अगर इनके साल्ट भी मौजूद हो वो क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव आउट फ्रॉम ब्लड। द फिल्ट्रेट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एंड डिजॉल्व इन डायलिजेट। ये लिखा है कि जितना भी वेस्ट होता है वो सारे का सारा यहाँ पर इस डायलिजेट के अंदर जा रहा है और वो डायलिजेट के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड के अंदर डिजॉल्व हो रहा होता है। फिर यही डायलिजेट या यही फ्लूइड आप लोग देख लें, हम इसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड मीन यहाँ पर इस ट्यूब की मदद से हम इसको एक और चैम्बर के अंदर सेंड कर देते हैं। ये यूज डायलिजेट है, इस डायलिजेट के अंदर अभी वेस्ट मौजूद होगा, तो वहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से फ्रेश डायलिजेट आ रहा है। दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, ब्लड से वेस्ट इस फ्लूइड में आ रहा है और फ्लूइड हम क्या कर देते हैं, वो वहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पर इस फ्लूइड को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। द क्लीन ब्लड देन रिटर्न टू द बॉडी थ्रू सेकेंड कैथेटर इंसर्टेड इनटू अ वेन। चूंकि वहाँ पर ब्लड काफ़ी ट्रेवल कर चुका है, क्लीन हो चुका है, तो अब यही क्लीन ब्लड आप लोग कंसिडर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि सीधे यहाँ पर एक और कैथेटर की मदद से मूव कर रहा होता है और मूव करते करते यहाँ पर वेन के अंदर आ जाएगा और क्लीन ब्लड रिटर्न हो जाएगा। तो वेस्ट आ रहा है यहाँ, वो जा रहा है इसमें और क्लीन ब्लड रिटर्न हो रहा होता है। यहाँ पर ये बबल ट्रैप है। बबल ट्रैप इस वजह से लगाते हैं ताकि आगे की तरफ जाके ब्लड के अंदर कोई एयर बबल ना जाए, एल्स वो बॉडी के अंदर जाके प्रॉब्लम काज कर देगा, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम में फिर आप लोग डिस्कस करेंगे, उसको हम एम्बोलिस बोलते हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनकेस ये वाला प्रोसीजर हम नहीं करते, ये तकरीबन आप लोग डिस्कस करेंगे कि जो पेशेंट होते हैं वो वीक में 2 टाइम्स अक्सर कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो मैंने कॉमनली नोट किया है, तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि वीक में ये 2 टाइम्स किया जाता है। फीव आवर्स का प्रोसीजर होता है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहाँ पर ये सारे का सारा ऑपरेटर्स आपके हैंड के साथ जो है वो इंसर्ट किया जाता है और वहाँ पर आप पेशेंट जो होता है वो फीव आवर्स के लिए हॉस्पिटल में होगा, ब्लड क्लीन हो जाएगा और वो आएगा वीक में तकरीबन 2 टाइम्स ये करना पड़ता है। जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पेरिटोनियल डायलिसिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन दैट लाइंस द एब्डोमिनल कैविटी। इस पूरे प्रोसीजर में आप लोग डिस्कस करेंगे कि हम एब्डोमिनल कैविटी को यूज़ कर रहे होते हैं। ये आप लोगों को एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। इस इंडिविजुअल के आप लोग ये जो चैम्बर देख रहे हैं, ये इनका एब्डोमिनल कैविटी है और एब्डोमिनल कैविटी के इस वॉल को हम नाम देते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये पूरे का पूरा जो मेम्ब्रेन वॉल नज़र आ रहा है इसको हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलते हैं और ये जो कैविटी नज़र आ रही है इसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी को आप लोग पेरिटोनियल कैविटी कंसिडर करते हैं। सो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम यही प्रोसीजर करते हैं। इन दिस प्रोसेस 1.5 to 2 liter of dialysate is infused into patient's abdomen through a catheter। लिखा है कि इस प्रोसीजर में हम ऐसा करते हैं, हमारे पास फिर से एक फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं डायलिजेट। ये डायलिजेट हम क्या करते हैं, ये इस पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी में हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो आप लोग देख ले कि फ्रेश डायलिजेट क्या कर रहा है, वो इस पेशेंट के बॉडी में इस पेरिटोनियल स्पेस में या इस पेरिटोनियल कैविटी में या आसान अल्फाज में एब्डोमिनल कैविटी में वो फ्रेश डायलिजेट एक कैथेटर की मदद से यहाँ पर आ रहा होता है। द डायलिजेट इज लेफ्ट इन एब्डोमिन फॉर 4 to 6 आवर्स। यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे कि जितना भी फ्लूइड आया है वो 4 to 6 आवर्स के लिए इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होगा और वो सर्कुलेट करता रहेगा, इधर उधर वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ट्रेवल करता रहेगा। वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज ऑफ पेरिटोनियम पास इनटू द डायलिजेट।
अब इस पर्सन के चूंकि किडनीज फेल हो चुके हैं तो इनके बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मौजूद है, बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्लूइड मौजूद है, बहुत सारा यूरिया मौजूद है। तो वो यूरिया या वेस्ट जब इन एब्डोमिनल कैविटी के वॉल्स में मूवमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है कि यूरिया वगैरह या वेस्ट इन एब्डोमिनल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी के वॉल्स में बहुत सारा है, तो वो क्या करना शुरू कर देता है, वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है। वो आप लोग कंसिडर करेंगे कि वेस्ट इस फ्लूइड की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यहाँ की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है। तभी लिखा है कि ब्लड कैपिलरीज ऑफ द पेरिटोनियम से डायलिजेट की तरफ वेस्ट क्या है, वो जा रहा है। देन द डायलिजेट इज ड्रेन्ड आउट ऑफ एब्डोमेन एंड डिस्कार्डेड। चूंकि वेस्ट यहाँ पर इस डायलिजेट के अंदर इस फ्लूइड में आया है तो इस पूरे के पूरे डायलिजेट को यहाँ से ड्रेन किया जाता है, बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है एक और ट्यूब में। और ये वाला सारे का सारा जो डायलिजेट है इसके अंदर अब बहुत सारा वेस्ट मौजूद है, ये वेस्ट को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, ये ख़त्म कर देंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे टू अचीव एडिकेट क्लियरेंस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड। वो हेमोडायलिसिस आप लोग पढ़ रहे थे, वीक में हम 2 टाइम्स कर रहे होते हैं, ये हमें सेवरल टाइम्स अ डे जो है वो करना पड़ेगा। एक दिन में सेवरल टाइम्स ये प्रोसेस करना पड़ता है। और ये एट होम भी कर सकता है, बंदा खुद भी कर सकता है अगर पेशेंट हेल्दी हो। लेकिन हीमोडायलिसिस के लिए हमें जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, एक पर्सन को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। मेरे ख्याल में कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन दोनों के साथ एसोसिएटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को जस्ट जनरल एक आइडिया होना चाहिए कि डायलिसिस हीमोडायलिसिस है या पेरिटोनियल डायलिसिस, इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है। While dialysis can be life saving for people with renal failure, yet इसके some harms भी हो सकते हैं। इसकी मदद से एक बंदा सर्वाइव भी कर रहा है, लेकिन देर आर चांसेस के कुछ हार्म्स भी काज हो जाए। डायलिसिस रिक्वायर एक्सेस टू ब्लड स्ट्रीम विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जिस तरह आप लोगों ने अभी डिस्कस किया कि अगर इन केस स्पेशली हेमोडायलिसिस में ब्लड यहाँ पर आउटसाइड की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ब्लड का इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो इस फ्लूइड के साथ भी और इस एक मशीन के साथ भी। तो अगर इनकेस ये डायलिसिस जो मशीन होता है डायलाइज़र, इसमें अगर इनकेस कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई इन्फेक्शन हो तो वो क्या हो सकता है, वो स्प्रेड हो सकता है और अक्सर होता भी है, ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। तो डायलिसिस में क्या है आप लोग डिस्कस करेंगे कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी हो सकता है अगर इनकेस हम जो मशीन यूज़ करते हैं या जो हम डायलिसिस जो फ्लूइड वगैरह यूज़ करते हैं उसमें अगर इनकेस बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह हो वो स्टीराइल ना हो तो। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमोडायलिसिस। जाहिर सी बात है कि ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है तो चांसेस है कि बंदे का ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए, हाइपोटेंशन अगर हो जाए। हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं क्योंकि ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा है, आउटसाइड आ रहा है। मसल क्रैम्प कैन आल्सो अकर ड्यूरिंग डायलिसिस ड्यू टू चेंजेस इन साल्ट लेवल। बॉडी ब्लड से बाहर आ रहा ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आ रहा है तो साल्ट का इम्बैलेंस काज हो सकता है और मसल में क्रैम्प हो सकता है, मसल में काफ़ी सारा पेन हो सकता है, इनवॉलंटरी उसका कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। डायलिसिस कैन काज एनीमिया। अगर इनकी इस ब्लड बहुत सारा निकल रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसकी वजह से ब्लड की कमी अकर हो सकती है। इफ़ टू मच फ्लूइड इज रिमूव टू क्विकली इट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन और लो ब्लड प्रेशर। हर दफ़ा यही बोलेंगे, स्पेशली हेमोडायलिसिस के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है कि अगर इनकी इस ब्लड बार बार निकल रहा है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड सो ऑन। डायलिसिस ट्रीटमेंट इज़ कैन बी इमोशनली चैलेंजिंग। पेशेंट काफ़ी डिस्टर्ब होता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, आप बाउंड हो जाते हैं। सो इमोशनली काफ़ी आप लोग डिस्कस करेंगे कि चैलेंजिंग हो सकता है और पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी ऑल दो उनमें हिम्मत पैदा तो हो जाती है, लेकिन जो है वो फिर भी एक बंदा काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। मेरे ख्याल में कि आसान सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ मसला नहीं था, इस वजह से मैंने बड़े लाइट अंदाज में डिस्कस किया। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना चाहे तो ये ज़रूर कर ले और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।